नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आती हूं। अब मैंने शुरू किया हुआ है शिवानी जी द्वारा रचित एक मिनी उपन्यास पूतों वाली। अब तक आपने इसमें सुना कि किस तरह से शिव सागर का विवाह पार्वती से हो जाता है, किंतु वह पार्वती को पसंद नहीं करते। वह देखने में डील डॉल में काफ़ी छोटी थी और रूप में भी उतनी सुंदर नहीं थी जिसकी कल्पना शिव सागर ने की थी। अतः वह उससे कभी बात नहीं करते थे। पार्वती के समय अनुसार विदेश 5 में बेटे बस होते जाते हैं हैं और पांचों वहीं खूब पढ़ तीसरा लिख पुत्र कर अच्छे अच्छे प्रशासनिक काम सेवा धंधों में आ में जाता लगते है हैं और इनमें से 2 बेटों अपने के मर्जी विवाह हो से अपना जाते हैं विवाह और केरल की एक नर्स के साथ करवा लेता है, जिसकी वजह से उसके पिता उससे बहुत ही नाराज हो जाते हैं। लेकिन समय के साथ साथ उनके व्यवहार में पार्वती के प्रति परिवर्तन आने लगता है और धीरे धीरे उनकी आपस में बातचीत शुरू होती है। तो जब उन्हें अपने पुत्र के विवाह का समाचार मिलता है, शिव सागर की यह जानकर गुस्से की सीमा नहीं रहती कि उनके पुत्र ने विजातीय लड़की से विवाह कर लिया है और वह उसको अपने पुत्र धर्म से निर्वासित कर देते हैं। अब आगे सुनते हैं। बेटे के तार को जब वे फाड़ रहे थे, तभी कभी कुछ न पूछने वाली पत्नी चुपचाप आकर उनके पीछे खड़ी हो गई थी। क्या लिखा है तार में? आप इतने परेशान क्यों हैं? सब कुशल तो है ना? कुछ बुरी खबर तो नहीं है? अपनी बड़ी बड़ी आंखों की चिंतातुर दृष्टि अपने पति के तमतमाए चेहरे पर निबद्ध कर उसने पूछा था। हाँ, बुरी खबर है, मर गया अमित। हे राम, कहती वह नित्य की भांति सिकुड़ती धरा पर ढेर हो गई थी। ठीक जैसे कोई नमक छिड़की पहाड़ी जोंक गोल गोल घूम सहसा निश्चेष्ट हो जाती है। पार्वती पार्वती कह वे उसकी पलट गई पुतलियों और रक्तहीन चेहरा देख भयभीत हो गए। देह एकदम ठंडी पड़ी थी। कहीं दिल का दौरा तो नहीं पड़ गया इसे? इस उम्र में वह भी उन्हें छोड़ गई तो उनका क्या होगा, जिसे जीवन भर वे खाद से लगी कुतिया की भांति प्रताड़ित करते रहे। उसकी इस अनहोनी मृत्यु की संभावना से वे एक क्षण के लिए अपनी चेतना खो बैठे। यद्यपि उस संभावित वियोग के बीच भी स्वयं उनकी स्वार्थपरता ही नजर आ रही थी। इसे कुछ हो गया तो 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होगी उन्हें। 5 बेटों में से एक भी तो उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकता था। एक छुटके से ही थोड़ी बहुत आशा थी। पत्नी की मुट्ठी भर की देह को शिव सागर ने उठाकर बिस्तर पर धरा, हाथ पैरों को रगड़ फूंक गर्म करने की चेष्टा की, पर वह निश्चेष्ट ही पड़ी रही। भागकर वह अपने एकमात्र हितैषी मित्र बद्री को बुला लाए। वही कभी अपने इस पाषाण हृदय मित्र को गौ सी निरी पत्नी के प्रति दुर्व्यवहार के लिए क्षमा नहीं कर पाए थे। आश्चर्य था कि सर्वथा विपरीत स्वभाव होने पर भी दोनों आज तक अपने स्कूल की मैत्री को पूर्ववत बनाए चले जा रहे थे। संस्कारशील शिवसागर के मुंह से कभी किसी ने आज तक क्रोध आने पर भी गाली नहीं सुनी थी, और दूसरी तरफ बद्री प्रसाद के हर वाक्य का आरंभ और अंत साले से होता था। न उन पर परिवार का बोझ था, न पत्नी का अनुशासन। विदुर बद्री घोर नास्तिक थे। मांस, अंडा, मछली से उन्हें कोई परहेज नहीं था। मित्र के साथ प्रति मंगल हनुमान मंदिर अवश्य जाते, पर बाहर ही खड़े रहते। निगरगंड मोटा, नफा ना टोटा का मूल मंत्र जपते हुए वे जीवन के 70 नीरस वर्ष काट चुके थे। न उन्हें भविष्य की चिंता थी, न वर्तमान की। एक बार बेटे से रूठे तो उससे रिश्ता ही तोड़ दिया। सामान्य सी पेंशन में उनकी गुजर हो ही जाती थी। फिर शिवू जैसा उदार मित्र तो था ही। उस दिन भी वे उस मित्र की विपत्ति की घड़ी में भागते चले आए। क्या हुआ, सच सच बताओ साले। सब कुछ सच सच बता दिया था शिवसागर ने, और अबोध बालक से सिसकते पत्नी के हिम शीतल पैरों पर गिर पड़े थे। मुझे माफ कर दे पार्वती, मैंने तुझे बहुत सताया है। कसाई हूं मैं। सदा अकड़ से सीना कबूतर की तरह तान कर चलने वाले अपने अहंकारी मित्र को उस दीनहीन मुद्रा में देखकर बद्री पसीज गए। हो तो साले पूरे कसाई, पर जो होना था सो हो गया। लाओ पकड़ो जरा, खटिया से देही तो उतारनी ही होगी। गंगा जल है घर में, और कुश। दोनों मित्रों ने फूल सी देह को नीचे धरा। फिर शिव सागर ने जो किया उसके लिए बद्री प्रस्तुत नहीं थे। पागलों की तरह वे झुके और पत्नी की निष्प्राण देह को चूमने लगे
उसके रक्तहीन अधर, कपोल, केश, ललाट, पैर। पागल हो क्या? उसकी आत्मा को कष्ट होगा। बद्री ने मित्र का कंधा पकड़कर झकझोरा। शांत, स्थिर होकर बैठे रहो। मैं मोहल्ले में खबर कराऊं। मिट्टी समय से उठानी होगी। बाहर भूरी बदरी घिरी हुई है, कहीं पानी न बरसे। सहता बोलते बोलते बद्री भय से निष्प्राण देह की ओर उंगली उठाकर बोले, अरे देख देख, भाभी की सांस चलने लगी। हाय राम, कैसा पाप होने जा रहा था हमसे। यही तो मैं सोच रहा हूँ, ऐसी सती लक्ष्मी पूस की अमावस में इस घर को छोड़कर कैसे जा सकती थी। देख शिबू, अब किसी से कुछ मत कहियो, भाभी से भी नहीं, समझा? वह हमें कभी माफ नहीं करेगी। मेरे पास पिताजी का दिया मालती वसंत धरा है, मैं ले आऊं? दूध में पिला देंगे, असली चीज़ है। बप्पा कहते थे, बद्री, घाट में पड़े मुर्दे के मुंह में डाल दो तो वह घर लौट आएगा। फिर सारी रात दोनों मित्र अचेत पार्वती के सिरहाने बैठे रहे। पलक भी नहीं झपकाई थी दोनों ने। धीरे धीरे सांस का वेग प्रखर होता चला गया। जा साले, अब बढ़िया चाय बना ला जल्दी। लगता है पसलियों में ठंड घुस गई है। तू फिक्र मत कर, अब कुछ नहीं होगा भाभी को। शिव सागर ने क्या आज तक कभी चाय का पानी भी खौलाया था? अनाड़ी अनभ्यस्त हाथों से पानी खौलाया, फिर बड़ी देर तक चाय का डिब्बा खोजता रहा। ना जाने किस डिब्बे में रखती थी पार्वती। चाय बनी और गिलासों में डालने लगा तो उंगलियां जल गई। असहाय अश्रु जल से उसकी आंखें डबडबा आई। कितना कर्मण्य बना दिया है उसे पार्वती ने। आज वह चली गई होती तो जीवन कैसा दुर्वह वन बन जाता। पार्वती ने अभी भी आंखें नहीं खोली थी, पर सांस की ऊर्ध्व गति स्वाभाविक छंद में उतर आई थी। अब सरऊ, हम तुम्हारी पोल खोल कर रख देंगे, आने दो भाभी को होश में। तुमने उनकी जमीन पर धरी देही के साथ क्या किया, कह देंगे हम। चाय के घूंट सशब्द सुड़कते बद्री ने बड़ी दुष्टता से एक आंख भींच दी। क्या किया था मैंने? कुछ ना समझ पाने का अभिनय करते हुए 65 वर्ष के पंडित शिव सागर मिश्र के दोनों पिचके कपोल सहसा किसी प्रणयी किशोरी के कपोलों से आरक्त हो उठे। इस पर उनके दोस्त ने कहा, अब बको मत साले, पूछते हो क्या किया मैंने? अजी हम ना होते तो पूतों वाली को छटा पेटा दे दिया होता तुमने। जिस अमावस की मनहूस रात्रि का प्रारंभ दोनों मित्रों के लिए करुणाविहीन यम के आगमन से भयानक बन उठा था, उसका अंत उतना ही मधुर, उतना ही सुखद था। दोनों मित्रों के बीच में ना जाने कितनी बार चाय का दौर चला। उन सुखद क्षणों में संस्कारशील शिव सागर मित्र बद्री की निम्न स्तरीय परिहास रसिकता को भी चटकारे ले लेकर चाय के साथ गुटकते रहे। अब मैं चलूं, चिंता मत कर, तेरी घरैतीन लौट आई है घाट से। पर सुन, अब इस बुढ़ापे में जवानी के किए एक एक अपराध की भाभी से क्षमा मांग लेना। फूलों की सेज पर सुलाना बुढ़िया को। ये कहते हुए उनके मित्र ने विदा ली। और वही किया था शिव सागर मिश्र ने, आज तक किए चले आ रहे हैं। यौवन में किए गए एक एक अक्षम्य अपराध का पूरा प्रायश्चित कर रहे थे वे। पार्वती अभी इतनी दुर्बल थी कि स्वयं उठ नहीं पाती थी। उसे सहारा देकर उठाते, हाथ मुंह धुलाते, नहा धोकर चाय बनाते, फिर दलिया बना अपने हाथों से उसे खिलाते और हर कोर के साथ क्षमा मांगते चले जाते। मुझे माफ़ कर दिया ना पार्वती, तूने नहीं किया तो भगवान भी मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। बिस्तर पर पड़ी पार्वती अपनी तरल दृष्टि से पति को देखती रहती। क्या यह सचमुच उसका पति है या वह कोई सपना देख रही है? यदि यह सपना ही है प्रभु, तो इसे भंग मत करना। मैं बिस्तर पर लुंज पुंज पड़ी यही सपना अंत तक देखती रहूं। वह पति जिसने कभी उसके यौवन को स्वयं अपने हाथों से 14 वर्ष का वनवास दे दिया था, अब उसे पान के पत्ते सा फेर रहा था। मैं उस दिन गुस्से में बौरा गया था पार्वती। मैंने कभी सोचा भी ना था कि हमारे कुल को ऐसे डुबो कर रख देगा। जानती हो, वह लड़की ईसाइन है, उसके एक मित्र ने लिखा है मुझे। इस पर पार्वती ने अपने मधुर शांत स्वर में पति को दिलासा देते हुए कहा, क्यों जी छोटा करते हैं आप? भगवान की यही इच्छा रही होगी। फिर पहले जन्म के कुछ बुरे कर्म किए होंगे हमने। शिव सागर आश्चर्य से पत्नी के पीले चेहरे को देखते रहे थे।
ना उत्तेजना ना क्रोध, शांत झील सी आंखों में पुत्र की अबाध्यता के रेले ने सामान्य सी हलचल भी न की थी। कहाँ से आ जाती है इसमें ऐसी दार्शनिकता? पार्वती का दुख इस समय एक ही था। इस आकस्मिक झटके ने उसके हाथ पैर काटकर उसे बिस्तर पर डाल दिया था। वह पति के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। छी छी, लेटे लेटे पलंग ही तो तोड़ रही थी बस। और वे जिन्होंने कभी आटे की लोई भी हाथों से ना बनाई थी, उन्हें चूल्हे चक्की में जूझना पड़ रहा था। बार बार वे आंखें बंद करके ईश्वर से एक ही याचना करती, मैं इनकी गोद में ही आंखें मूंदूं और मेरे 2 नादान बेटे कहीं और कुछ ना कर बैठे। पर दूसरे ही महीने चौथा बेटा भी हाथ से निकल गया। उससे तो यही उम्मीद भी थी। वह डॉक्टर था और भोली पार्वती भी इतना जानती थी कि डॉक्टर अमूमन डॉक्टरनी ही लाता है। पर क्या उनके समाज की डॉक्टरनी नहीं जुड़ती थी उसे? बाप से एक बार तो मुंह खोलकर कहा होता। उस पर सुना, बहू का बाप भतीजे की हत्या के आरोप में किसी जेल में आजन्म कैद की सजा भुगत रहा है। यह अच्छा हुआ कि विवाह होते ही डॉक्टरों का यह जोड़ा स्वयं विदेश की ओर उड़ गया। अब केवल छुटका बचा था। इस बार शिव सागर मिश्र मन ही मन दृढ़ निश्चय कर चुके थे कि इस 5वें बेटे को अपने ही द्वार के खूंटे से बांध कर रखेंगे। भागकर देखे तो जरा। वह तब प्रशासनिक सेवा के लिए मसूरी में ट्रेनिंग पा रहा था। बद्री कह रहा था, वहां भी समझ लो कुंवारों की हाट लगी रहती है, ठीक जैसे सोनपुर का पशु मेला। वहीं या तो लड़की स्वयं फांस लेती है या लड़की का बाप। फिर छुटका तुम्हारा बहुत सीधा है बिरादर। एन डरपोक अनाड़ी तैराक ही जल्द डूबते हैं। मेरा कहा मानो तो किसी अच्छे घर की पढ़ी लिखी लड़की देखकर अभी बात पक्की कर दो। शादी ट्रेनिंग के बाद होती रहेगी। यही तो किया था उन्होंने, फिर भी ठगे गए। बहुत ठोक बजाकर किए गए मटके में भी कई बार घर लाने पर छेद निकल आता है, और वही हुआ। एक तो छुटका बचपन से ही उनकी छाया से भी थर्राता था। पढ़ने में अत्यंत मेधावी था, फिर भी गणित में 100 में से 99 अंक पाने पर भी बाबूजी का मत्था सिकुड़ जाता। क्यों बे, 1 नंबर किस में कटा? वे गरज कर पूछते तो वह कुछ बोल नहीं पाता था। इसी से जब उन्होंने कड़क कर कहा, हमने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है, इसी बैसाख में लगन निकली है, तो वह बेचारा एक शब्द भी नहीं कह पाया। यह भी नहीं पूछ सका कि कौन है वह लड़की, पढ़ी लिखी है या अम्मा की तरह बुढ़ापे में भी घूंघट निकाले रहेगी। किंतु शिव सागर मिश्र ने अपने सजीले बेटे के लिए टक्कर की ही लड़की ढूंढी थी। गोरी उजली, दुबली पतली, तीखे नैन नक्श और कॉन्वेंट शिक्षिता। बद्री के साड़ू ही बिचौलिया बने थे। कन्या के पिता ने पुलिस विभाग के सर्वोच्च पद से अवकाश ग्रहण किया था। इसी से रस्सी जलने पर भी रस्सी ऐंठ नहीं गई थी। चाल में अभी भी अकड़ थी, आवाज में कड़क। बद्री के ही कहने पर शिव सागर मिश्र ने उसी शहर में कुछ दिनों के लिए कोठी किराए पर ले ली थी और वहीं से विवाह निपटाकर गांव चले आए थे। पुलिस महकमे के अपने रोबीले समधी को भला वे अपने गांव के उस छोटे से मकान में बारात लाने को कैसे कह सकते थे? विवाह का निमंत्रण उन 2 निष्कासित बेटों को नहीं भेजा गया जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किए थे। उन 2 बेटों को जिन्होंने अपने ही समाज में विवाह किया था बड़ी आशा से निमंत्रण भेजा गया था, पर वे भी नहीं आए। एक ने अपनी बीमारी का बात लिखकर असमर्थता व्यक्त की तो दूसरे ने पत्नी की। हम जानते हैं कैसी बीमारी है पार्वती, लंबी सांस खींचकर शिव सागर मिश्र ने कहा था। आ जाते तो जरा हमारी भी नाक ऊंची हो जाती इस ऐंठू समधी के सामने कि देखो हम भी एकदम गए बीते नहीं हैं। छुटके की बहू भी एक ही बार गांव आई, फिर आज तक उसका द्विरागमन कभी नहीं हुआ। कितने वर्ष बीत गए थे फिर। अब तो छुटके के बालों में भी सफेदी आ गई थी। तस्वीर भेजी थी उसने, दुबली पतली बहू फूलकर ढोल हो रही थी। उस पर भी छुटका बराबर लिखता था कि रीना बीमार है। हर तीसरे साल गुलाब के कलम की भांति उसकी देही कांटी छाटी जाती रहती। एक ना एक ऑपरेशन होता रहता। कभी रीना की आमाशय की पथरी निकाली जा रही है, कभी अपेंडिक्स और कभी बच्चेदानी। शिव सागर मिश्र एक ही बार पुत्र की गृहस्थी देखने गए थे जब वह नया नया कलेक्टर बना था। तो आज की कहानी बस यहीं तक। आगे देखते हैं कि जिस एक पुत्र का विवाह उन्होंने बहुत ठोक बजाकर अपनी मर्जी से किया था, उसने क्या रंग दिखाए। क्या वह अपने माता पिता की सेवा करता है?
या वह भी बाकी पुत्रों की तरह ही अलग दुनिया बसा लेता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।